एटम का तस्वुर आज से 2400 साल पुराना है, यानी एटम के तस्वुर का आगाज 400 बीसी में हुआ। 400 बीसी का दौर आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज के दौर में जदीद लेबॉर्ट्रीज और तजुर्बात के लिए जदीद आलात भी मौजूद है, लेकिन उस दौर में ना तो कोई लेबॉर्ट्रीज थी और ना ही कोई जदीद आलात थे। यही वजह थी कि उस दौर में जब कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी पेश करता था तो उस थ्योरी को साबित करने के लिए ना तो उसके पास कोई तजुर्बा करने के लिए लैब मौजूद थी और ना ही कोई आलात मौजूद थे जिसे उस थ्योरी को साबित कर सके। इसलिए उस दौर के साइंसदान जब भी कोई थ्योरी पेश करते थे तो उस थ्योरी को साबित करने के लिए सिर्फ अकली दलाइल पेश करते थे, यानी उस दौर की थ्योरीज की बुनियाद सिर्फ अकली दलाइल पर ही थी। इसीलिए उस दौर के साइंसदानों को फिलासफर कहा जाता था। उसी दौर में एक फिलासफर थे जिनका नाम था डेमोक्रेट। डेमोक्रेट ने एक दिन ख्याल सोचा, उसने सोचा कि अगर मैं किसी मैटर को तोड़ना शुरू करूं और तोड़ता चला जाऊं तो आखिर इसका एंड क्या होगा। यानी अगर मैं एक सेब लूं और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं और उसके एक हिस्से को मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दूं और ये अमल जारी रखूं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी अगर मैं किसी मैटर को तोड़ना शुरू करूं और तोड़ता चला जाऊं तो इसका आखिर क्या होगा, यानी आखिर में इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो डेमोक्रेट ने सोचा कि इसके 2 ही मुमकिन नताइज हो सकते हैं। पहला ये कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ते चले जाएं तो वो मैटर टूटते टूटते एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, यानी उसका कोई वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। और दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ना शुरू करें तो तोड़ते तोड़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें मैटर का एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम मजीद नहीं तोड़ पाएंगे। उसने इस दूसरे मुमकिन नतीजे को तस्लीम किया और इसी नतीजे को हकीकत माना। फिर उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इन पार्टिकल्स को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसने इन पार्टिकल्स का नाम एटमॉस रखा। यूनानी जुबान में एटमॉस का मतलब था ऐसी चीज जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। जब डेमोक्रेट ने अपनी ये थ्योरी लोगों के सामने पेश की तो ये थ्योरी ज्यादा मकबूल नहीं हो सकी लोगों में। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, उस दौर में सबसे बड़े फिलासफर थे अफलातून। जब अफलातून तक ये थ्योरी पहुंची तो अफलातून ने इस थ्योरी को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि जब इतने बड़े फिलासफर ने इस थ्योरी को नजरअंदाज कर दिया है तो यकीनन इस थ्योरी में कोई हकीकत नहीं होगी। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया, सिर्फ चंद लोगों ने ही इसको तस्लीम किया। फिर डेमोक्रेट के 50 साल बाद एक और फिलासफर आए जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु अफलातून के सबसे करीबी शागिर्द थे और उस दौर में ये सिकंदर आजम के उस्ताद भी थे। इनका माशरे में बहुत ज्यादा असर रसूख था। इन्होंने अफलातून की तरह डेमोक्रेट की थ्योरी को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया बल्कि इसकी मुखालफत में एक थ्योरी पेश कर दी। अरस्तु ने कहा हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बना बल्कि सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बना है, हवा, पानी, आग और मिट्टी। और दूसरा उसने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है ये लिक्विड नुमा है, यानी अगर हम इसे तोड़ना शुरू करें तो मुसलसल इस अमल को जारी रख सकते हैं, यानी मैटर को हम लामुतनाही तौर पर तोड़ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब अरस्तु ने अपनी ये थ्योरी पेश की तो डेमोक्रेट की थ्योरी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी गई। यानी चंद लोग जो डेमोक्रेट की थ्योरी को तस्लीम भी करते थे उन्होंने भी इस थ्योरी को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अरस्तु उस दौर के सबसे बड़े फिलासफर थे। उनका असर रसूख डेमोक्रेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा था, इसीलिए लोगों ने अरस्तु की थ्योरी को ज्यादा अहमियत दी जबकि डेमोक्रेट की थ्योरी को मुस्तरद कर दिया। और अगले 2000 सालों तक लोग अरस्तु की इसी थ्योरी को हकीकत मानते रहे। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज डाल्टन। उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री में कुछ तजुर्बात किए। उस तजुर्बात से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो लिक्विड नुमा नहीं है बल्कि कुछ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, और वो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम तकसीम नहीं कर सकते, जिसको जॉर्ज डाल्टन ने एटम का नाम दिया। अब ये सवाल है कि जॉर्ज डाल्टन ने ऐसा कौन सा तजुर्बा किया था जिससे उसे ये बात पता लग गई कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो लिक्विड नुमा नहीं बल्कि पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाने की। फर्ज करें मेरे पास एक बॉल है और इसका वेट है 1 kg। अगर मैं इस तरह के 20 बॉल्स लूँ और किसी टोकरी में डालूँ तो उसका वेट निकलेगा 20 kg। अगर मैं इन बॉल्स में इजाफा करूं और उस टोकरी में 25 बॉल्स डालूं तो उसका वेट निकलेगा 25 kg। इसी तरह अगर मैं मजीद 5 बॉलों का इजाफा करूं यानी इस टोकरी में 30 बॉल डालूं तो उसका जो वेट निकलेगा वो 30 kg निकलेगा। आपने यहाँ एक बात नोट की होगी कि जैसे जैसे मैं बॉल्स की तादाद बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो वेट की वैल्यू आ रही है टोटल वो हमेशा होल नंबर में ही आ रही है। ये वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी, बशर्तिया ये कि अगर मैं एक काम करूँ वो ये कि इनमें से किसी एक बॉल को तोड़ के इस टोकरी में डाल दूँ। जैसे कि अगर मैं एक बॉल को तोड़ के इस टोकरी में डालता हूँ तब जाके मेरे पास जो वेट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी बॉल को ना तोड़ूँ तो मैं इन बॉल की तादाद जितनी मर्जी कम या ज्यादा कर लूँ तो मेरे पास जो टोटल वेट आएगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, बशर्तिया ये कि इन बॉल्स का वेट बराबर हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक लिक्विड लूँ और एक लिक्विड को इस बर्तन में डालना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास पॉइंट्स में भी वैल्यू आ रही है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जब भी हम किसी बॉल नुमा शय को जिनका वेट बराबर हो तोलना शुरू करें और उनकी मकदार कम या ज्यादा करते रहें तब भी हमारे पास
जो वेट की वैल्यू आएगी वो हमेशा होल नंबर में आएगी। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को बर्तन में डाल के उसका वेट करते हैं तो हमारे पास होल नंबर में भी वैल्यू आ सकती है और पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है, यानी दोनों में वैल्यू आ सकती है। अब आपने इस नतीजे को याद रखना है। चार्ल्स डाल्टन ने भी ऐसे ही किया। वो अपनी लेबोरेटरी में दो गैसों को मिला रहा था, लेकिन उसने एक बात नोट की कि जब ये दो गैसें आपस में मिलती है तो एक खास रेशो में मिलती है, और जब भी वो उस रेशो का वेट निकालता था तो वो हमेशा होल नंबर में मिलता था, कभी भी पॉइंट्स में नहीं मिलता था। उसने इन गैसों की मिकदार कम या ज्यादा करके भी देखा, लेकिन हर बार जो वेट आ रहा था वो होल नंबर में ही आ रहा था। तो उसने सोचा कि अगर हमारे इर्द गिर्द मैटर लिक्विड नुमा फॉर्म में है तो हमारे पास वेट पॉइंट्स में भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट्स में वेट आ ही नहीं रहा। यहाँ पे तो हर बार वेट चाहे मिकदार ज्यादा करो या कम करो होल नंबर में ही आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो लिक्विड नुमा नहीं है जैसे अरस्तु कहता था, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसे पार्टिकल जिन्हें मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। क्योंकि चार्ल्स डाल्टन की ये थ्योरी डेमोक्रेट की ही थ्योरी से मुताबिकत रखती थी, इसलिए चार्ल्स डाल्टन ने अपनी थ्योरी में सबसे छोटे पार्टिकल को एटम नाम दिया, जो एटमॉस से ही अखज़ किया गया था। तो चार्ल्स डाल्टन ने इस छोटे पार्टिकल का स्ट्रक्चर भी बताया। उसने बताया कि ये पार्टिकल छोटे छोटे बॉल्स नुमा होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों की थ्योरी बिल्कुल सेम है और दोनों ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया है या मॉडल बताया है वो भी सेम है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि डेमोक्रेट की थ्योरी के पीछे कोई एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं था, वो सिर्फ एक फलसफा खड़ा था, जबकि चार्ल्स डाल्टन ने जो थ्योरी पेश की उसके पीछे बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट मौजूद था। चार्ल्स डाल्टन की थ्योरी पेश करने के बाद दुनिया ने अरस्तु की थ्योरी को मुस्तरद कर दिया और दुनिया ने ये बात तस्लीम कर ली कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन पार्टिकल्स को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए अली लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।